ठीक है, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। और आज मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपनी सरकार की तरफ से बोलने के लिए खड़ा हूँ। सबसे पहले तो आपको आभार कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया, और इस पूरे नए सदन को अपनी तरफ से, अपने पार्टी की तरफ से आप सबको आभार, और इस विश्वास के साथ कि हम सब अगले 5 वर्ष तक इस सदन में बैठ करके देश के निर्माण में काम करेंगे। बधाई फिर से एक बार देश के प्रधानमंत्री को, 16वां लोकसभा, 15वां देश का प्रधानमंत्री। एक बार फिर से हम सब आपका अभिनंदन करते हैं। और ये देश भारत 6 लाख गांव, 400 शहर मिलकर के इस लोकतंत्र को जिंदा करने के लिए इस पर मत डाल चुके हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत का हमारा नारा है, हमने यहाँ से शुरुआत की है, और साथ साथ हम लोगों ने ये भी कहा है कि हम सबको साथ लेके चलेंगे। लेकिन ये कैसे संभव हुआ? एक व्यक्ति जो आज हमारे बीच में सबसे पहले पंक्ति में बैठा है, और उसके साथ तमाम लोग जो पहले पंक्ति से बैठ करके अंतिम पंक्ति तक बैठे हैं, 3 लाख किलोमीटर किसी व्यक्ति ने यात्रा की। यदि धरती पर उस व्यक्ति को यात्रा करना होता तो धरती पर 7 बार घूमता, तो ये 7 लाख किलोमीटर का दौर पूरा होता। 440 रैलियां, छोटी रैलियों की चर्चा मत कीजिए, और लगभग 120 करोड़ लोगों में 25 करोड़ लोगों से सीधा संवाद। शायद दुनिया के इतिहास में ऐसा किसी व्यक्ति ने मैं आ रहा हूं। प्लीज आपके लेकिन आज बैठे यहां मुझे एक बात और याद आ रही है। प्लीज रूडी जी, मुझे महोदया मुझे एक बात और याद आ रही है। मुझे याद है कि 27 अक्टूबर 2013 को पटना के हवाई अड्डे पर, और उस दिन बिहार में एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई थी जब वो व्यक्ति पटना हवाई अड्डे पर उतरा, तो पटना के गांधी मैदान में लगभग 10 लाख लोग एकत्रित थे उस व्यक्ति को देखने के लिए और सुनने के लिए। और उसके बाद उसी दौरान, बीच में 1 मिनट प्लीज, अगर उसी बीच दौरान में कमेंट करना हो तो आपको बोलने का समय नहीं चाहिए क्या? प्लीज देखिए, मैं बोलना जानता हूं, और इसके बाद मैं अगर बोलूंगा तो फिर बड़ी कष्ट हो जाएगा, इसलिए अभी आया ही हूं प्रवेश। यस प्लीज। और उस दिन जब पटना हवाई अड्डे पर मैं और शहनवाज हुसैन उस व्यक्ति को लेने गए, उस समय गांधी मैदान पटना में, जहां 10 लाख भारतीय जनता पार्टी के समर्थक और कार्यकर्ता बड़े थे, एक के बाद बम विस्फोट हो रहे थे। और मैंने उस समय जो व्यक्ति गुजरात के मुख्यमंत्री थे, मैंने उनसे कहा, क्योंकि इनके साथ बैठे हुए अफसर कहने से कतरा रहे थे, कि महोदय हर जगह टाइमर बॉम्ब्स लगे हुए हैं, थोड़ा समय बदल लीजिए, हो सकता है कि मार्ग में हमें पता नहीं कि कहां कहां बॉम्ब लगे हैं, शायद दुर्घटना हो जाए। मैंने 2 या 3 मिनट का समय विलंब कराया। उसके बाद मेरे सीमा से बाहर था, उन्होंने उठ के कहा कि मैं इंतजार नहीं कर सकता हूं, चाहे परिणाम जो हो, और बिना सुरक्षा के बिहार की धरती पर वो गांधी मैदान की तरफ पहुंच गए। और शायद वो एक दिन था जहां माननीय राजनाथ सिंह जी, अरुण जेटली और आज देश का प्रधानमंत्री उस मंच पर, अगर वो 8वां बम फूट गया होता तो शायद ये देश इस दृश्य को आज नहीं देखता जो हम देखना चाहते। क्या ऐसा भी हो सकता है कि देश में किसी प्रांत में किसी व्यक्ति के प्रति इतनी नफरत हो? शायद हमने कभी ऐसी कल्पना नहीं की थी, लेकिन आज नियति ने और देश ने और देश के लोगों ने तय किया कि वो व्यक्ति देश के सबसे अगले कुर्सी पर बैठेगा और भारत का प्रधानमंत्री के रूप में बैठेगा। लेकिन ये जो लोग हमारे सामने शोर मचा रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं, जरा इनके पर मैं आता हूं। और ये मैंडेट, और मैं उस मैंडेट पर आता हूं। यू नो बेटर, ही इज नॉट यील्डिंग। एक मिनट नो। और उस मैंडेट पर आता हूं। ये कांग्रेस के हमारे मित्र यहाँ बैठे हैं। 1 मिनट। This is not the way. Nothing will go on record. Nothing will go on record. ये हमारे कांग्रेस के मित्र यहाँ बैठे हैं। Please. ये कांग्रेस के मित्र यहाँ बैठे हैं। You will have your turn, no? You will
have your turn also. Yes, he is speaking. Let him. Please. Mohammed Salim, please. एक मिनट. ये कांग्रेस के मित्र हमारे बैठे. एक मिनट. आपको भी एक मिनट. ये तरीका नहीं है. सुनिए प्लीज. If you know. एक मिनट. मैं आज यहाँ एक मिनट प्लीज. बहुत सारे नए सदस्य हैं. कुछ दिन बाद आए हैं सलीम जी. फिर भी परंपरा मत भूलो. जब यहाँ स्पीकर खड़े होते हैं कुछ भी बोलने के लिए, यू हैव टू सिट डाउन. ओके, दैट इज वन थिंग. दूसरी बात यह है कि बोल रहे हैं, आप सबको भी मौका मिलना है. कुछ भी बोलना आप भी जानते हो, सब अच्छे वक्ता हो, थोड़ी प्रस्तावना होती है, सहन करो उसको प्लीज. इसको भी करना प्लीज. ऐसा इंटरप्शन अच्छा नहीं है. आई नो जी बोल रहे हैं, सब्जेक्ट पर ही बोल रहे हैं. प्लीज खड़गे जी, प्लीज. महोदय जी, थोड़ा एक बार इस पूरे मैंडेट का विश्लेषण किया जाए. आप भी सीनियर है. अच्छा महोदय, ये सच्चाई. अब चलिए वो इनको अब मैंडेट का विश्लेषण किया जाए. यस. कांग्रेस पार्टी जो इस देश में पिछले 65 वर्षों में लगभग 55 वर्षों तक शासन करती रही है, इन लोगों ने 464 उम्मीदवार दिए और इनकी संख्या आज इस सदन में 44 है. और वो घट करके 28% से 19% चली आई. भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में 428 प्लीज 2 अंक में आ गए, 3 अंक भी नहीं प्राप्त कर सके. और भारतीय जनता पार्टी ने 428 उम्मीदवार दिए और आज इस देश में अकेली ताकत पर 282 की संख्या में सदन में बैठी. लेकिन यह महत्व नहीं है, क्योंकि बहुत राज्यों में हम थे और मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं. लेकिन महत्वपूर्ण विषय एक है जो शायद इन्हें अब सुनने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा. पश्चिम बंगाल, जहां के महोदय ये हमारे मित्र हैं और इनकी मुख्यमंत्री हमारी बहन की तरह हैं, लेकिन ये आज इनको शाम को डांट पड़ेगी क्योंकि ये राजीव प्रताप रूडी को तंग कर रहे हैं. पश्चिम बंगाल में आप सुनने के लिए, मैं जानता हूं कि क्यों आप परेशान हैं. आप पश्चिम बंगाल में महोदय भारतीय जनता पार्टी का प्रतिशत 6.14 था. आज पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी 10% बढ़ा के 16.8%. असम में हम थे, वहां 16 से हम 32 पहुंचे. लेकिन तमिलनाडु में जहां हम 6.4% थे, आज बढ़कर के 10.4% है और हम बढ़ रहे हैं. सीटें नहीं आए महोदय, लेकिन कुछ संकेत मिल रहे हैं इस देश में. और उत्तर प्रदेश में तो मत पूछिए, 17% पर थे, आज हम 42% पर आए. लेकिन ये क्यों हुआ महोदय? मैं भाजपा की कृपा, भाजपा के कारण मैं चुनाव लालू यादव से हारने के बाद मैं राज्यसभा में था और उसके पश्चात मैं हर बार कहता था सदन में उठकर कि ये क्या है उत्तर प्रदेश में. समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ उत्तर प्रदेश में लड़ रहे हैं और दिल्ली में यूपीए की सरकार को चलाने के लिए यहां एक साथ बैठे हैं. देश की जनता सब देख रही थी और जो हम नहीं कर सके वो देश की जनता ने इन तीनों को सबक सिखा दिया. और ये पूरा का पूरा सबक ये सीख गए. उत्तर प्रदेश में आज एक परिवार के कुछ सदस्य बने हैं और एक पार्टी का तो पता ही नहीं चला कि वो कहां चले गए. वो विरोध के लिए भी सदन में नहीं आ पाए. और कुछ लोग हैं जिन्हें आना चाहिए था, वो आए, ठीक है. और देखिए, हम क्षेत्रीय पार्टी की बड़ी बहुत सम्मान करते थे, लेकिन यह देश में कभी कल्पना नहीं था कि एक राष्ट्रीय पार्टी को हमें क्षेत्रीय पार्टी के रूप में इस सदन में स्वागत करना पड़े. ऐसी कल्पना हमने कभी नहीं की. और ठीक है महोदय, इस देश में इस बार का मतदान देखिए 66% और 10% की वृद्धि. मतदाताओं की संख्या जहां 80 करोड़ पहुंचा, वहां मतदाता. चलिए, अगर आप सब लोग को ये सुनने में, जो देश के लोग सुनना चाहते हैं, तो ये मैं सब विषय महोदय इनको मंजूर नहीं है कि इनको कोई विश्लेषण सुनना है, इसलिए विश्लेषण छोड़ देता हूं. चलिए, मैं छोड़ देता हूं. आपको आंकड़े पसंद नहीं है, वैसे भी आप लोग नहीं सुनना चाहेंगे. लेकिन ये मैंडेट किस लिए है? और मुझे याद है सुषमा स्वराज जी यहां बैठी हैं, प्रतिपक्ष की नेता.
और संविधान में प्रावधान है कि भाई प्रतिपक्ष का नेता तय करता है, बैठ करके सम्मान करता है कि सीवीसी की नियुक्ति हो, सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति हो, सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति हो, लोकपाल की नियुक्ति हो। इसमें प्रतिपक्ष का नेता अपनी सहमति या असहमति देता है। वो दूसरी बात है कि कांग्रेस यूपीए की सरकार, सुषमा जी कुछ लिखती थी, प्रधानमंत्री उसे काट कूट करके अपने मन के कर देते थे, नियुक्ति फिर उच्चतम न्यायालय से काटा जाता था। मुझे तो संकट इस बात का दिख रहा है कि संविधान में हम अगर विमर्श भी करना चाहें संवैधानिक अपॉइंटमेंट के लिए तो किससे करें, बड़ा संकट उत्पन्न हो गया है। लेकिन फिर भी हम आपको छोड़ेंगे नहीं, हम आपके साथ चलेंगे, हम आपके सुझाव लेंगे, आपको बुलाएंगे, जो भी प्रक्रिया है सभी सांसदों के साथ, और आप सबको साथ लेके चलेंगे। आप शोर मत मचाएं, हम जरूर आपको इस देश के निर्माण में साथ लेके चलेंगे। इसके लिए सरकार वचनबद्ध है। इसके लिए सरकार, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री बड़े दिल के हैं, बड़ा दिल है उनका, और हम सबको साथ लेके चलेंगे। लेकिन एक बात याद रखना महोदय, महोदय, मैं हम सब आपका सुझाव लेंगे, सब आप, सोनिया जी आप भी कुछ कहेंगे हम जरूर सुनेंगे, मुलायम सिंह जी आप भी कुछ कहेंगे जरूर सुनेंगे। लेकिन एक बात जरूर याद रखिएगा कि जिस तरह से आपने देश को 65 वर्ष चलाया है, उस तरह का एक सुझाव भी आप लेके आएंगे तो हम कतई उसे स्वीकार नहीं करेंगे। और इस देश का मतदान, प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही कि हमारी बाल्टी छोटी थी, मत तो इस देश में भारतीय जनता पार्टी के और उनके सहयोगी के लिए और भी ज्यादा था। हमारी बाल्टी छोटी थी महोदय, और अगले बार 2019 के चुनाव में हमारी बाल्टी और भी बड़ी होगी और हमारा वोट और भी ज्यादा होगा। महोदय, आखिर इस वक्त हम उन लोगों को कैसे याद न करें सदन में जिन्होंने इतनी बड़ी जीत दी है। भारतीय जनता पार्टी के लाखों करोड़ों कार्यकर्ता इस देश में, महिला मोर्चा के कार्यकर्ता, युवा मोर्चा के कार्यकर्ता, सभी इकाइयों के कार्यकर्ता, सब लोगों ने, आईटी सेल, तमाम मीडिया सेल के लोगों ने, और वैसे लोग जो इस देश में, जिसकी पहचान मेंबरशिप पर नहीं होती है, जहां इस देश में कहीं भी अगर नारा सुनाई दे भारत माता की जय, तो समझिएगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का वो व्यक्ति वहां खड़ा है जिसकी कोई साधन नहीं। और हम उसकी पहचान करते हैं, उसके तमाम लोगों को जो आज तक कभी भी अपने आप को आगे नहीं रखते हैं, वैसे लोगों का स्नेह और शुभचिंतक हमारे साथ थे, जो 57,000 गांवों में है, जो सेवा कार्यकर्ता करते हैं। लेकिन how do we predict the future? Alan Kay was a literaturist and a famous man. He said, how do we predict the future? भविष्य हमारा कैसे होने वाला है? Best way to predict future is to invent it. And the Bharatiya Janata Party and the workers of the Bharatiya Janata Party have invented Narendra Modi, and that is our future. महोदय, लेकिन आखिर ये पूरा मैंडेट क्यों था? विश्वास के लिए। एस्पिरेशंस तो होंगे, हर आदमी कुछ बड़ा बनना चाहता है, कुछ बड़े पद पर जाना चाहता है, लेकिन इट्स अबाउट होप मिस्टर हुडा, इट्स ऑल अबाउट होप। और क्या विश्वास था हमारे प्रति मिस्टर होप? इट वॉज ऑल अबाउट होप। और होप क्या था? एक साधारण गरीब का था कि 2 जून की रोटी हमें मिले, उसका विश्वास था नरेंद्र मोदी के प्रति। एक मां जो गर्भवती है, उसका विश्वास यह था कि जब मैं होश में आऊं तो मेरा बच्चा मेरे हाथ में जीवित मिले और मेरे छाती से लगा के मैं उसे दूध पिला सकूं। एक मां का ये उम्मीद था। नौजवान का इस देश में क्या उम्मीद है? उसे रोजगार चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र में क्या उम्मीद है? बदायूं की घटना के बाद कि कम से कम अगर हम बाहर जा सके तो शौच। मुझे याद है मेरे पटना के बगल में जो छपरा संसदीय क्षेत्र है, सारण, उसके बगल में एक गांव में गया, वहां महिला ने मुझसे कहा कि साहब शौच का जगत तो, शौच का व्यवस्था नहीं है, और कभी दूसरे के धरती पर अगर हम शौच उपयोग करने जाते हैं तो लोग हमें मार के भगा देते हैं। आज भी 65 वर्ष के बाद ये देश की स्थिति है, उसकी सोच है, उसकी भी एक उम्मीद है। शहरी महिला को वो सुरक्षा चाहती है और गैस के सिलेंडर का दाम कम चाहती है, वो भी एक उम्मीद में बैठी है। लोअर मिडिल क्लास, मैं आ रहा हूं, वहीं आ जाऊंगा। मिडिल क्लास का है कि साहब महंगाई से हम लड़ सके, जो राष्ट्रपति ने अपने भाषण में कहा है।
मजदूर ने कहा कि 30 दिन का हमें मजदूरी मिल जाए और सही वेतन मिल जाए। बिजनेसमैन कहता है कि हमें उम्मीद है कि इस देश में हमें व्यवस्था कोई ऐसा ना हो, कोई टैक्स में ना आके हमें तंग करे, कोई पुलिस वाला तंग करे, हमें वातावरण दो कि हम अपना उद्योग कर सके। अमीर आदमी सोचता है कि मैं और वेल्थ क्रिएट करूं और बढ़ सकूं और इस देश के निर्माण में वेल्थ क्रिएट करके सरकार को दे सकूं और ताकि इस देश का निर्माण हो सके। और यहां तक कि हर कोई का उम्मीद है, हमारे पटना में जहां 3 संसदीय क्षेत्र है, शत्रुघ्न सिन्हा जी, राजीव प्रताप और अपने पाटलिपुत्रा का है हमारे रामकृपाल यादव, पटना से जहां अगर गांधी मैदान से पत्थर फेंके, एक ऐसी आबादी है 65 वर्षों तक 50,000 लोग हैं और आज तक अकिलपुर दियारा जो इस क्षेत्र में है गंगा की नदी के बीच में, आज तक 65 वर्ष में बिजली नहीं है। वहां के लोग की उम्मीद है नरेंद्र मोदी की सरकार आएगी, हम बिजली पहुंचाएंगे और सबकी उम्मीद है। लेकिन एक इस उम्मीद को कहां हम करें, पता नहीं। महोदय, आपने गाइड फिल्म देखा होगा, 1965 में आर.के. नारायण की फिल्म थी जिसे बनाया था और देवानंद उसमें थे। और देवानंद लोग अकाल पड़ गया तो उसमें वो बैठ करके स्वामी के रूप में एक पत्रकार, गाइड फिल्म, और पत्रकार ने पूछा कि आप यहां बैठे, आपको क्या विश्वास है कि आपके बैठने से, उपवास करने से बारिश हो जाएगी? तो उस फिल्म में उन्होंने कहा था कि मुझे विश्वास है, अगर इतने लोगों को विश्वास है कि बारिश हो जाएगी तो इन लोगों पर हमारा विश्वास है, कि मेरा विश्वास इन लोगों पर है। आज इस देश का विश्वास भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री और इस पूरे कैबिनेट पर है, इसलिए हम इस विश्वास के साथ इस सदन में बैठे हैं। महोदय, गुजरात, आप भी हैं साहब, आप भी हैं, आप भी। गुजरात की धरती ने हमें बहुत कुछ दिया। गुजरात ने हमें महात्मा गांधी दिया, हमें शांति पुरुष दिया। गुजरात ने हमें लौह पुरुष दिया, सरदार पटेल दिया, और इस बार गुजरात ने हमें विकास पुरुष दिया है और हमें उनमें पूरा विश्वास है, बिना मोह माया का विकास पुरुष दिया है। फर्क यह है। महोदय, मैं आता हूं जिस विषय पर राष्ट्रपति जी ने कहा था, इस देश में गरीबी, हम गरीबी की चर्चा करते हैं, बहुत सारे आंकड़े। प्लीज गरीबी पर तो आ गए भाई। अब मेम साहब दोनों नहीं आए, आप कहे परेशान हैं। मेम साहब और साहब दोनों नहीं आए, आप क्यों तंग कर रहे हैं? यस रूडी जी, प्लीज गो अहेड। रूडी, I have a small appeal to no member should stand on his own and make comment. I know. My request is this side or that side. This is the first day. This is the first day. This is the first day of the session. We are doing business. Keeping that. Please. अरे हाँ बाबा, मैं हूँ। प्लीज सुन ले। Madam, सुनने का भी सामर्थ्य रखती है, प्लीज। Madam, I am nobody, you are everybody. Yes. I am nobody, you are everybody. And everybody is seeing it. Sir, madam, my request is the chair should consult the members to see that they should speak with the permission of the speaker only. That's only my request. And I leave it to their wisdom. Please, sorry. एक मिनट प्लीज। रूडी जी, मिस्टर रूडी प्लीज। महोदय, इस देश में हम लोगों ने देखा कि पहले 2000 तक गरीबी की परिभाषा क्या थी। यस, आपस में बातचीत नहीं है, मैं समझ रही हूँ। प्लीज, कोई बात रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी। क्यों खड़े हो? हाँ, मैं बताऊंगी ना। इस देश में गरीबों की चर्चा हम कर रहे हैं, तो सही मेरी बात। और आज जब गरीबों की चर्चा करने के लिए हम उठे हैं तो विपक्ष में ऐसे व्यक्ति जो महोदया, इस देश में पहले एक परिभाषा था कि जिस व्यक्ति को 15 रुपया शहरी क्षेत्र में मिलता हो और 17 रुपया शहरी क्षेत्र में मिलता हो, 15 रुपया ग्रामीण क्षेत्र में मिलता हो, वो गरीबी रेखा के ऊपर है। अब उसे परिभाषित करके बाद में योजना आयोग ने कहा कि 27 और 32 रुपया। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि ये संभव कैसे है। लेकिन सच है कि इस देश में आज भी 40 करोड़ लोग सरकारी आंकड़ों के हिसाब से गरीबी रेखा के नीचे है। ये हमारे लिए एक चुनौती है। तेंदुलकर समिति ने कहा लगभग 70 करोड़, अर्जुन सेन गुप्ता कमेटी ने कहा लगभग 80 करोड़, और विश्व बैंक कहता है कि $1 20 सेंट से कम जीने वाली संख्या इस देश में लगभग 75 करोड़ है। मुझे याद है कि जब मैं विधायक था आज से 25 साल पहले, और उसके बाद की स्थिति में बहुत परिवर्तन नहीं हुआ। एक फरीदनपुर मठिया है महोदय, जहां गांव में लोग, एक छोटी सी बच्ची थी, चोटी बांध करके सर में तेल, खाली पांव, वो एक हाट में बाजार करने गई हुई थी।
ऐसे ही मैं वहां कुछ बाजार में मैंने कार्यकर्ताओं के साथ खड़ा था, उस बच्चे को मैंने बुलाकर उसके झोली में मैंने झांक के देखा, मैंने पूछा बेटा बताओ इसमें क्या है, तो उसने भोजपुरी में बताया कि मछुआरे की बेटी है, उसके पिताजी बीमार है। तो मैंने कहा कि ये तुमने क्या खरीदा है, तो उसने ग्लाइकोडिन की शीशी निकाली और उसमें कड़ू तेल, कड़ुआ तेल पता नहीं कैसे, सरसों का तेल, उसने कहा कि ये 4 रुपए का है, लगभग 50 ग्राम। उसके बाद छोटा सा नमक का एक पोटली 50 ग्राम, और उसने बाजार में खड़े होकर 10-15 आलू और कुछ तरकारी और उसकी पोटली में उस 10 रुपए में उसने वो सामान भर करके घर अपने माँ बाप के लिए ले जा रही थी। मैंने वो भी देखा है। और इस देश में यदि 65 वर्ष में लोगों को लगता है कि ये देश 120 करोड़ लोगों के लिए 120 करोड़ लोगों के लिए चल रहा है, तो मेरे जैसे व्यक्ति का मानना है और बहुत सारे लोगों का मानना है कि इस देश में ये देश 120 करोड़ लोगों के लिए पिछले 65 वर्ष से नहीं चल रहा था। ये देश मात्र 10 करोड़ लोग, 20 करोड़ लोग, 25 करोड़ लोग, 30 करोड़ लोग के लिए, इस देश में 100 करोड़ लोगों को इस देश के लोकतंत्र में किसी प्रकार का सहूलियत नहीं था। ये देश हमारे और आपके जैसे लोग, ऊपर पत्रकारों के लिए, दर्शक दीर्घा और टेलीविजन देख रहे हैं आज लोगों के लिए है। ये देश बाकी 100 करोड़ लोगों के लिए नहीं चल रहा था, हमारे जैसे लोगों का ये मानना है। और इसलिए गरीबी की एक बड़ी चुनौती, कल रात को दिल्ली में अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति जी ने कहा बिजली के बारे में, पीयूष गोयल साहब हमारे नहीं हैं, बिजली के बारे में बात हुई। कल रात को बिजली नहीं थी दिल्ली में, और हम जिस देश में योजना बनाते हैं 25-65 साल से सरकार बनाने हैं, एक बार 5 वर्ष की योजना बनती है, बड़े भारत महान 5 वर्ष में हम तय करते हैं कि 75-76 11वीं योजना में 11 योजना में 72,000 मेगावाट बिजली, हम उसके बाद 65,000 बनाते हैं और कहते हैं लक्ष्य प्राप्त कर गए। इस बार हमने लिखा है 82,000 मेगावाट, देश में 2,20,000 मेगावाट। कल रात दिल्ली में बिजली नहीं थी, तो दिल्ली के लोगों को कैसा लगा, इस सदन में अंधेरा हो जाए कैसा लगा। आज इस देश में 400 मिलियन, लगभग 40 करोड़ लोगों के बीच में बिजली नहीं है, और हम इसे लोकतंत्र में स्वीकार कर रहे हैं और बैठे हैं। और दूसरी तरफ अगर चीन की तुलना करें तो चीन प्रत्येक वर्ष 1 लाख मेगावाट बिजली जोड़ता है, और हम यहां अभी 5 वर्ष में योजना बनाते हैं 70,000 मेगावाट। किस तरह से। और दूसरी तरफ चुनौती, शायद ये सबको सहमति होगी, जलवायु परिवर्तन की बात होती है, क्लाइमेट चेंज का 2%। आज चीन हमारे साथ खड़ा है, और चीन हमारे साथ खड़ा है कि कहता है कि पॉल्यूटर्स विल पे, बिकॉज 2% जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, आज अमेरिका 10-20 टन उत्सर्जन करता है, रूस 10 टन उत्सर्जन करता है, दुनिया का एवरेज 4.2 है, भारत 1.2 टन उत्सर्जन करता है। लेकिन भारत पर भी दबाव डाला जा रहा है कि आप बाइंडिंग कमिटमेंट कीजिए क्लाइमेट चेंज के ऊपर, चाहे बाली कन्वेंशन हो, चाहे वो क्योटो प्रोटोकॉल हो। हम तो जानते हैं चीन आज हमारे साथ खड़ा है, अगले साल 10 साल में कोयले का उपयोग करके चीन अपनी बिजली का उपयोग पूरा कंप्लीट कर लेगा, और फिर भारत के साथ खड़ा हो जाएगा और भारत पर दबाव डालेगा कि आप अपने कल कारखाने रोकिए, आप अपने बिजली रोकिए, आप अपने, और ये चुनौती है। इसलिए आज हमें चाहे जो कुछ करना पड़े, एक लक्ष्य के तहत अगले 10 वर्षों में हमें इस देश की बिजली का उत्पादन पूरा करना होगा। जो लक्ष्य स्थापित हुआ है, चाहे अपारंपरिक स्रोत से हो, चाहे हाइडल से हो, चाहे कन्वेंशनल हो, इस देश की बिजली जो इस विकास का नींव बन सकती है, उसे हमें पूरा करना होगा, और ये सरकार का संकल्प है। महोदय, इस देश में प्रत्येक माह 10 लाख लोग बेरोजगार हो रहे हैं, और जो टारगेट है लगभग 1.25 करोड़ लोग हर वर्ष। और हम लोग इसमें अगर उदाहरण ले, चीन ने गरीबी कैसे भगाया। उसने यह तय किया कि जो फार्म सेक्टर है उसमें से लगभग 40 करोड़ लोगों को नॉन फार्म सेक्टर में पहुंचाया, और उसके हिसाब से वो परिवार, हम उदाहरण के तौर पर देख रहे हैं। लेकिन आज भारत में क्या हो रहा है? Adil Ranjan ji, nothing will go on record. महोदय, और आज भारत में यह स्थिति है कि 12 करोड़ लोग सामान्य जीवन से वापस कृषि क्षेत्र के जाने की स्थिति में हैं। और ये है यूपीए सरकार की देन कि दुनिया भर में देखा गया है कि जहां लोग अगर विकास और गरीबी से लड़ना हो तो फार्म सेक्टर से निकल के इंडस्ट्रियल सेक्टर में जाते हैं। लेकिन भारत की ऐसी स्थिति हो गई है पिछले 10 वर्ष में कि 12 करोड़ लोग
इंडस्ट्रियल सेक्टर से निकल करके फार्म सेक्टर में जाने के लिए तैयार है। यह स्थिति उत्पन्न कर दी है हमारे मित्रों ने। महोदय, आज ये सभी सांसद, पता नहीं आपके क्या हो, सभी सांसदों, सबको उम्मीद है नौकरी की। छपला में बैठा हुआ एक नौजवान, एक पिता मुझे देख रहा होगा, ऐसा मैं कह रहा हूं कि रूडी जी जाएंगे दिल्ली में, हम कहां से इतने नौकरी उत्पादन करते हैं? हम कैसे दिला दें इतने लोगों को नौकरी? गांव गांव में सब समस्या भूल जाइए। अगर हम लोगों ने वो रोजगार की आप सब सांसद हैं, लौटेंगे, सब चीज को एक तरफ रख दीजिए, रोजगार की व्यवस्था, सबके यहां इसी चीज की मार है। आप फलाने मंत्री जी को जानते हैं, आप राजनाथ सिंह को जानते हैं, आप रेल मंत्री को जानते हैं, चल के बहाली करा दीजिए हमारी नौकरी। ये घर घर में ये मांग है, आखिर हम इसको कैसे करें? CII का रिपोर्ट है, इस देश के उद्योगपति जो इस देश में निवेश करके यहां उद्योग लगा सकते हैं, वैसे उद्योगपतियों ने पिछले 4 से 5 साल में अमेरिका में लगभग 50 लाख करोड़ का निवेश किया है, यहां से छोड़ के चले गए हैं, अमेरिका में रोजगार सृजित किया है। आप इस समय शोर मचा सकते हैं, लेकिन आपके भी क्षेत्र के लोग कहेंगे कि जब रूडी जी ये बात कर रहे थे, जब हमारे रोजगार की बात कर रहे थे आपके क्षेत्र के लोग, तो आप उनका विरोध क्यों कर रहे थे? कल आपसे ये पूछेंगे। इसलिए मैं अब जो बात कहूंगा, आपकी भी बात कहूंगा। आप क्यों परेशान है भाई साहब? आप और टाटा ने पिछले 4 साल में 20,000 सृजित किया है, महिंद्रा जैसी कंपनी, और आप छोड़ दीजिए इनको। महोदय, ये जिस दिन से गुजरात के मुख्यमंत्री और आज भारत के प्रधानमंत्री ने तय किया, आप तो टाटा का ऊनो प्लांट भी अपने यहां नहीं लगा पाए, जो पूरी दुनिया में जो संवाद किया जिस दिन नरेंद्र मोदी ने तय किया कि गुजरात में प्लांट ला जाए, और आप यहां बैठ करके अपने लोगों को रोजगार नहीं दे सकते और शोर मचा रहे हैं। आप अपने लोगों को रोजगार नहीं दे सकते हैं और यहां पर, और उस दिन की तलाश में थे। और आज निवेश के बारे में, निवेश घट करके $31 बिलियन से इस देश में घट गया है। महोदय भाई, महोदय मैं बड़ा संयम रख रहा हूं। मैं 25 साल से विधानसभा से लेकर सदन में रहा हूं। इन सबकी सीनियरिटी हमसे कम है महोदय, और अगर मैं, क्योंकि इसके बाद मैं भी अलग बैठूंगा, ये ध्यान रहे इन लोगों को, और इनसे आवाज मेरी कोई कमजोर नहीं है। ये तमाम लोगों को मैं कहना चाहूंगा, आप मेरे मित्र हैं, आप मेरी तारीफ करते हैं। आज क्या हो गया आप लोग को? क्या हो गया? बाहर क्यों तारीफ करोगे? यहां भी करो। सौगत राय जी, प्लीज। महोदय, हम कई क्षेत्र में जाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा, सरकार ने कहा, राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में कहा कि आज इस देश में 9% GDP, आज हम फिर एक तरफ देखना चाहते हैं कि 26 करोड़ लोग पूरी दुनिया में टूरिज्म से जुड़े हैं। एक बड़ा एम्प्लॉयमेंट, हम एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, और हमारी दिशा है और हमारा सोच है। और आज इस दुनिया में सबसे बड़ा, अगर ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से ज्यादा, माइनिंग से ज्यादा, कम्युनिकेशन से ज्यादा, अगर सबसे ज्यादा रोजगार सृजन हो सकते हैं तो वो टूरिज्म में महोदय। और आज भारत में विदेश से आने वाले टूरिस्ट कितने हैं? मात्र 62 लाख। सिंगापुर जैसा छोटा सा देश 1.25 करोड़। आप मलेशिया 1 करोड़। आप उसके आगे बढ़ के देख ले, आप किसी भी देश को, आप चीन के से तुलना करने में आप उखड़ जाते हैं, 5 करोड़। यहां तक कि ताजमहल देखने वाले लोगों की संख्या 40 लाख है, और ग्रेट वॉल ऑफ चाइना देखने वाले 1.25 करोड़ लोग हैं। और इस तरह की तुलना अगर भारत में, जहां ताजमहल, जहां ऐसी विरासत हमें मिली हो, हम अगर नहीं कर पाए और रोजगार सृजित नहीं कर पाए, तो ये आज भी इस देश में 37 मिलियन लोगों को रोजगार मात्र हम अगर अपने टूरिज्म को ठीक कर ले तो वहां पहुंचने की स्थिति में है। लेकिन महोदय, ये टूरिज्म हम ठीक कैसे करेंगे? एक रिपोर्ट आता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, हर्षवर्धन जी यहां बैठे हैं, कि दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित जगह है। हम कैसे बुलाएंगे टूरिस्टों को? उसके बाद बदायूं का समाचार आता है, पेड़ से गरीब महिलाओं को टांग दिया जाता है, कैसे हम सुरक्षित करें? घटना होती है निर्भया की, पूरी दुनिया को हम कैसे संवाद देंगे कि हाँ महिलाएं सुरक्षित है? टूरिज्म आप कहां से बना पाओ?
सड़कों का निर्माण नहीं होगा, कनेक्टिविटी नहीं होगा, हवाई जहाज नहीं होगा, सहूलियत नहीं होगी। थाईलैंड भी भाई साहब, थाईलैंड जैसा भी आपसे तिगुना टूरिस्ट वहां आते हैं, और पश्चिम बंगाल की जो हालत है उसके बारे में तो चर्चा ही नहीं करना। अभी हम कुछ बोल नहीं रहे हैं। कल्याण जी, मुझे याद है महोदय शिक्षा के बारे में, और सुनना नहीं चाहते हो मत सुनो महोदय। मुझे याद है जब मैं विधायक था और हमारे गांव मैं विधायक था और मैं सर गया महोदय, विधायक था, और जब मैं घूमने गया अपने गांव में तो वहां एक प्राथमिक विद्यालय था, शायद आप लोगों ने भी देखा होगा प्राथमिक विद्यालय में। तो भोजपुरी में महोदय, हम भोजपुरी में देहात में बात करें, भोजपुरी में वो स्कूल टीचर से मैंने बात करना शुरू किया। हमने कहा कि आपका क्लासरूम तो खचाखच भरा हुआ है। तो कहा कि विधायक जी इधर आइए, आप कह रहे हैं मेरा क्लासरूम खचाखच भरा हुआ है। एक कमरा एकदम खचाखच भरा हुआ था, मास्टर साहब पढ़ाते हैं। तो कहे विधायक जी इधर आइए, आप मेरे पास, एमएलए साहब इधर आइए, हम आपको बताते हैं। आकुचक जो आपके संसदीय क्षेत्र में है, सिकरीवाल साहब, वहां कहा कि देखिए ये प्राथमिक स्कूल है, लेकिन जो पहला लाइन से दूसरा तीसरा लाइन बैठा है ये क्लास 1 to क्लास 3 है, और तीसरा लाइन से 7वां लाइन जो बच्चा सब बैठा है ये क्लास 3 to क्लास 5 है, और 7वां लाइन से जो 9वां लाइन बच्चा लोग पढ़ा हुआ है ये क्लास 8 और 9 है। ये है भारत की दुर्दशा और ये है भारत की स्थिति जहां ये पढ़ाई हो रही है, और ये सच्चाई है महोदय, मैंने अपनी आंख से देखा है। अरे छोड़ दो साहब, शशि थरूर साहब पीछे मिले थे, पढ़े लिखे हैं, जीत के आए हैं। जो मेरी बात सुन रहा है वो चुप है, जो बात समझने की स्थिति में नहीं है वो बोल रहा है। महोदय मैं क्या करूं? जो बात मेरी समझ रहा है, जो मेरे साथ चल रहा है वो चुप है, और जिसको पता ही नहीं कि देश कैसे चलाना है वो बोल बोल के परेशान है। आज इस देश में फिर ये खड़े हो गए, पता नहीं कहां फिर से। मेरे पुराने दोस्त हैं, राज्यसभा में रहे महोदय। इस देश में 600, हमारे भारत में महोदय, भारत में 660 विश्वविद्यालय हैं। भारत में 660, मैं अपनी बारे में, पूरे देश के बारे में कह रहा हूं। 660 विश्वविद्यालय हैं, प्राइवेट है, सरकारी है, फलाना है, ढिमका है, और 660 विश्वविद्यालय जहां हम सब पढ़ के आए हैं। दुनिया में एक विश्वविद्यालय ऐसा, भारत का एक विश्वविद्यालय ऐसा नहीं है जो दुनिया के 100 से के भीतर एक हो। साहब एक विश्वविद्यालय हमारे पास इस देश में नहीं है। एशिया का जब सर्वेक्षण होता है तो 300 में लगभग 17 है, लेकिन हम कहां खड़े हैं? पिछले 65 वर्ष में एक एक्सेलेंस का इंस्टीट्यूट हम नहीं क्रिएट कर पाए। हम भले पीठ थपथपाते रहे, लेकिन मेरा एपेटाइट ये नहीं है। मैं अपने जिंदगी के 50वें वर्ष में प्रवेश कर चुका हूं। आप सब लोगों के लिए हो सकता है कि ये देश बहुत अच्छा चलता आ रहा हो, लेकिन मेरा एपेटाइट इतना नहीं है। मुझे इस सार्वजनिक जिंदगी में अगले 10-15 साल रहना है। मेरा भूख ये नहीं है जो तुम्हारी भूख है, मेरा भूख इससे ज्यादा है, देश के प्रधानमंत्री का भूख इससे ज्यादा है। अगले 10 वर्षों में हम लोगों ने तय किया है इस बहुमत के साथ कि देश का कायाकल्प करेंगे, और तब लोग आपसे पूछेंगे महोदय क्या कहे साहब, आपका शिक्षा हमारा शिक्षा ऐसा है। मैं खुद कह रहा हूं यार, हम लोग इसके पार्ट हैं, क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हो? आज इस देश में जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स निकलते हैं महोदय, ये सच्चाई है, सबको स्वीकार करना होगा। अब हमें काम करने का मौका मिला है, हम उसको ठीक करेंगे। आपने जो हमें विरासत दी है हम उसके बारे में थोड़ी ना, हम बता रहे हैं कि हम सबके लागू है। 45% जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं वो एम्प्लॉयबल नहीं है। अब बताइए साहब, 21% जो MBA ग्रेजुएट्स हैं वो एम्प्लॉयबल नहीं है। और वैसी स्थिति में हमें तो कुछ सोचना ही पड़ेगा महोदय कि आखिर में इस देश में 2.1% लोगों को, जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, उनको हायर एजुकेशन एक्सेस नहीं है। मुसलमानों को मात्र 2% मुसलमानों को एक्सेस है हायर एजुकेशन के, ट्राइबल्स को 1.8। ये सब कमियां हैं जिस पर राष्ट्रपति ने अपने भाषण में कहा है कि हमें परिवर्तित करना होगा। पानी की समस्या बता रहे हैं ना, वो तो अब सरकार दिया है ना लोगों ने। आप क्लाइमेट चेंज का विषय आ रहा है, और इस देश में पानी का अभाव है, दुनिया भर में पानी का अभाव है, और भारत में भी पानी का अभाव है। 10 करोड़ लोग पानी के अभाव में हैं। प्रधानमंत्री पानी की स्वच्छ जल के बारे में हम लोगों ने चर्चा की है। स्वच्छ, आज इस देश में 50% ऐसे लोग हैं जो आज भी पानी लेने के लिए उन्हें 5 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है। क्या इनको पता है इस बात का? और उसके लिए आज हम सब लोग अगर एकत्रित होकर तय करें, शशि साहब, हम सबको तय करना, ये सबकी चिंता है। आज सत्ता हमारे पास है, लेकिन ये सबकी चिंता है आपके अपनी। सुप्रिया जी भी मेरी बात ध्यान से सुन रही हैं, इनको समझाइए अपने मित्रों को कि कम से कम सही बात तो सुन ले। महोदय
और पानी के कारण जो डिजीज है, टाइफॉइड का, कम्युनिकेबल डिजीजेस का, हर्षवर्धन साहब बैठे हैं जिस प्रकार से। और आज मैं आपको इरिगेशन के बारे में, अभाव है, ग्राउंड वाटर सबसे ज्यादा उपयोग कर रहे हैं। पंजाब के गांव बैठे हैं सब हमारे मित्र, गांव के गांव ग्राउंड वाटर जब निकाला गया नीचे से पानी, गांव के गांव फसल के पानी के अभाव में हर जगह हो रहा है। हम सबको मिलकर के सोचना है कि आखिर किस तरीके से इस पूरे समस्या के निदान करें। और पंजाब की स्थिति मैंने बताई और सब बाकी स्थिति के बारे में, लेकिन छोड़ दीजिए, कुछ सच्चाई पर और भी आ जाए। कहां हुआ ऐसा कि जब देश के प्रधानमंत्री शपथ ले रहे थे और उस समय हमने कभी सोचा नहीं था, 2 दिन के अंदर समाचार पत्रों में आने लगा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, आश्चर्य। श्रीलंका के राष्ट्रपति आ रहे हैं, आश्चर्यजनक। मालदीव्स के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, आश्चर्य। प्रेसिडेंट आ रहे हैं, आश्चर्य। नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, 24 घंटे के भीतर दुनिया भर का सार्क सम्मेलन हमारे राष्ट्रपति, हमारे प्रधानमंत्री के शपथ समारोह में हो गया। भारत के इतिहास में यह कभी कल्पना नहीं की जा सकती थी कि 10 देश का प्रमुख इस देश में देश के प्रधानमंत्री के शपथ समारोह में आएगा। कल्पना कर सकते थे साहब? ये भारत की ताकत थी, इस जीत की ताकत थी, इस भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं की मेहनत थी कि ये जीत हमने दिखाया महोदय। और इतना ही नहीं, उसका परिणाम देखिए, चुटकी बजाते आपके पीछे हम यहाँ पर सदन में खड़ा होकर, बीडी राम साहब, इनके सदन में खड़ा होकर के हम लोग यहाँ पर गुहार करते, मछुआरों को छोड़ दीजिए, पाकिस्तान पकड़ ले गया है, मछुआरों को छोड़ दीजिए, श्रीलंका ले गया है। आते के साथ सैकड़ों की संख्या में मछुआरों को एक जेस्चर के रूप में उन्होंने छोड़ दिया, कर दिया उन्होंने। हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ स्वागत किया उनको इस धरती पर और उनको छोड़ दिया। उतना ही नहीं, एक एक मछुआरे का जो नाव होता है उसकी कीमत 50 लाख से 1-1 करोड़ होता है। पकड़ के ले जाते थे, वापस नहीं देते थे। जो सड़कें टूट गए वहां से भी इन नावों को वापस लौटा दिया। इससे बड़ी उपलब्धि एक शपथ समारोह में भी इस देश को दे दिया। आखिर ऐसा कौन प्रधानमंत्री आने वाला है? महोदय, उतना ही नहीं, श्रीलंका में हमारे तमिल दोस्त यहां बैठे, भैया मिस्टर अहिर, my friend, you have been a minister, and I think today retrospectively it was my biggest mistake in Rajya Sabha that I did not disturb you. You have been my friend. Now be quiet. No, I'll talk to you later. I have never disturbed you as a minister. You remember that? I am capable of doing that. So please today keep quiet. No, he's my friend. Yes, he's my friend. Please. तामिल हमारे तामिल के श्रीलंका के राष्ट्रपति, सॉरी, श्रीलंका के राष्ट्रपति, अब मैं बोलता जाऊंगा महोदय, देश सुन रहा है, ये हमें श्रीलंका के राष्ट्रपति यहाँ आए, श्रीलंका के राष्ट्रपति आए। हमारे तामिल मित्रों को कष्ट हो रहा था, स्वाभाविक है, कुछ देश के साथ जुड़े ऐसे सवाल हैं, तमिल मित्रों को कष्ट हो रहा। लेकिन जब यहां से लौट करके श्रीलंका के राष्ट्रपति गए, तमाम अखबारों ने क्या छापा वहां? तमाम अखबारों ने, जो पिछले 30 वर्षों में हम कामयाब, 20 वर्षों में कामयाब नहीं हो पाए, सुषमा बहन यहां बैठी हुई हैं, कमिटी लेकर गई थी 13th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को लागू करने के लिए, उसके कार्रवाई के लिए, और सुषमा जी उस कमिटी में गई थी। दिन रात ये बलबीर पुंछ तमाम लोगों ने मिल करके दिन रात उस जगह जाके कैंप्स का विजिट किया था। आज पूरे देश में और श्रीलंका के अखबारों ने कहा कि आज श्रीलंका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 13 को लागू करने के दबाव में है। यह परिणाम था श्रीलंका के राष्ट्रपति का यहां आने का। महोदय, yes, and see that 13th amendment be implemented in Sri Lanka. That's what we are expecting. And also recently 240 fishermen once again they arrested by the Sri Lankan army. That has been taken. That is why I request नेशनल। और उसके बाद कितनी सहूलियत से परंपरा रही है कि जब देश का प्रधानमंत्री दूसरे देश के प्रधानमंत्री से बात करता हो तो ड्राफ्ट स्पीच में हमें देता है। और चीन के प्रधानमंत्री से जब सौहार्दपूर्ण बातचीत हो रहा था तो 10 मिनट की बातचीत 45 मिनट में परिवर्तित हो गई। कहां है इतिहास में कि अनौपचारिक रूप से एक प्रधानमंत्री दूसरे देश के अध्यक्ष से बात कर रहा हो। और
देहात में महोदय, इस सदन में, दोनों सदनों में हम, यू आर ऑल्सो माई फ्रेंड सर। Please, we not महोदय, No. Are you reading? Mr. Rudy ji? Please. अच्छा सर, He is not yielding. Please, he is not Sir. yielding, please. sir, sorry sir, I have a very limited time. I am a disciplined soldier of the party. I have my limitations. Please, he is not yielding. I'm sorry. Ahmed ji. सर, Ahmed ji, please, he is not राष्ट्रपति ने yielding. कहा कि देश में ग्रामीण क्षेत्रों में टैलेंट को ढूंढना है, ग्रामीण क्षेत्र में टैलेंट को ढूंढना है महोदय। Please, Rudy ji. इस ग्रामीण क्षेत्र में टैलेंट को ढूंढना है साहब। हर सदन में जब इस दुनिया में ओलंपिक्स होता है, और अगले बार ब्राजील में होने वाला है, जब ओलंपिक्स होता है तो रोज एक डिस्कशन, महोदय आप तो वहां रही हैं, आपने तो करवाया है डिस्कशन। ओलंपिक्स जब होगा तो खूब डिस्कशन होगा सदन में, खेल की स्थिति क्या है, फलाना क्या है, ढिमका क्या है। चीन 88 लंदन ओलंपिक्स में 88 ले आता है, जमाइका, चलो जमाइका छोड़ दो, चीन, जमाइका, केन्या, ये 20-20, 30-30 गोल्ड मेडल लेके जाते हैं। राघवेंद्र राठौर यहाँ बैठे हैं, ओलंपियन, और 3-3, 4-4 गोल्ड मेडल। 100 करोड़ का देश, 120 करोड़ का देश, 1 गोल्ड मेडल, 1 ब्रॉन्ज, 1 सिल्वर। प्रधानमंत्री जी और सरकार ने देखा, कैबिनेट में रखा कि अगले बार ओलंपिक्स में हम देहात में, शहरों के लिए खेल है और देहात के लिए नहीं, जहां से माइकल टुंडू और ऐसे प्रकार के देहात से निकलने वाले खिलाड़ियों के लिए नेशनल टैलेंट सर्च योजना निकाला, जो नौजवानों को देहात से निकाल करके दुनिया के पटल पर रखा जाएगा महोदय। और अगला ओलंपिक्स की तैयारी है। रेलवे, मैं आ रहा हूं, मैं बोलना नहीं चाहता था, लेकिन उस पन्ने को आपने मुझे निकालने के लिए मजबूर कर दिया है। दुनिया में रेलवेज, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोक उपक्रम है, 12,000 ट्रेनें चलती हैं वहां पर, 19,000 ट्रेनें, 12,000 पैसेंजर्स के, 7,000 यात्रियों, 7,000 फ्रेट के, 63,000, ठीक है, जो अंग्रेजों ने हमें लाइन बना करके दिया, उसको हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा विस्तार किया। लेकिन महोदय 7,000 लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन द वर्ल्ड, दुनिया में इससे बड़ा लोक उपक्रम को रखने, 14 लाख कर्मचारी, और हम लोगों ने, ये सरकारें चलती रही हैं, मैं इस विषय को नहीं लाना चाहता था, लेकिन इतनी कमजोर सरकारें इस रेल मंत्रालय को चलाती रही हैं। कहां हुआ है दुनिया के इतिहास में कि एक रेल मंत्री एक बजट पेश करता है और 24 घंटे के भीतर दुनिया के सबसे बड़े लोक उपक्रम के उस मंत्री को बर्खास्त कर दिया जाता है। कम से कम हमारे प्रधानमंत्री इतने करोड़, और आप देश चलाने की बात करते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा लोक उपक्रम। और आज हमारी विजन है, प्रधानमंत्री जी ने, राष्ट्रपति जी ने कहा है बुलेट ट्रेन का। हम बुलेट ट्रेन की बात नहीं कर रहे हैं, आप बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं, और बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं। विजन तो देखिए, सड़क तो अटल बिहारी वाजपेयी के समय हमने सड़क का निर्माण कर दिया, देश के चारों तरफ ग्रामीण सड़क पहुंचा दिया, रेल कॉरिडोर्स, फ्रेट कॉरिडोर्स, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल ऑन ट्रेन। वी हैव अ विजन। We are talking about bullet trains which should have come in this country 3 and 50s. Today, some country of the world, if I take a name, you jump on your seat, so I'll not take the name of that country. But they want to construct a railway line. They want to construct a railway line from their headquarters in Beijing to Russia to United States of America. Amazing. And build a tunnel inside the Pacific. Can you imagine what they're planning to do? Where do we stand today? और वो 2 दिन में इतनी दूर की यात्रा करने के लिए तय कर रहे हैं। हम यहाँ से पलवल और अलवर जाने में हमारी हालत खराब हो जा रही है, छपरा से सोनपुर जाने में हालत खराब हो जा रही है, कहां से कहां जाने में खराब। और ये विजन तो देख लीजिए, 55 साल, 60, 65 साल में आपने क्या किया, कौन कहां से कहां जा रहा है और हम कहां रुके हुए हैं। लेकिन जिस तरह से 2003 में हमने सिविल एविएशन का स्वरूप बदला, आज रेलवे में भी उसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा। लोग क्या चाहते हैं कि इस गाड़ी समय से पहुंचे, लोग चाहते हैं कि सफाई हो, लोग चाहते हैं ट्रेन का खाना अच्छा से मिले, लंबी कतारें नहीं हो, सुरक्षित हो, लोग तो यही मांग रहे हैं। 65 वर्षों में हम लोग ने दिया रेलवे के लिए। प्लीज, नो पॉइंट। और देश के और ब्यूरोक्रेट्स को कॉन्फिडेंस देने की बात हुई। ब्यूरोक्रेट्स को आज इस देश में ऐसी स्थिति हो गई है महोदय, ब्यूरोक्रेसी को काम करने के लिए ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। Which rule? Under which rule?
Please, no. Tell me the rule. Yes. He's not quoting the rule. No. Tell me the rule. Under which rule? So please sit down. Yes, Rudy. महोदय, I'm sorry. Nothing. Please, एक minute. No, sorry. Under which rule you are talking? No, I'm sorry. Please, nothing is going on record. Yes, महोदय, my only submission here is, इस देश में ब्यूरोक्रेसी ने अब ये कहना शुरू कर दिया है कि अगर ब्यूरोक्रेट के किसी के पास फाइल जाता है तो वो कहता है कि जरा हाईकोर्ट से आदेश ले आइए, फिर हम अपनी संचिका को क्लियर कर देंगे। इस देश की ये स्थिति हो गई है कि हर निर्णय के लिए न्यायालय को प्रवेश करना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति हो गई है कि कोई आदमी, कोई सरकारी कर्मचारी इस देश में संचिका पर दस्तखत करने के लिए तैयार नहीं है और हमने इसे स्वीकार किया है। महोदय, अगर इस देश में, हम जानते हैं दूसरी चुनौती, राष्ट्रपति ने अपने भाषण में कहा है 34,000 केस उच्चतम न्यायालय में पड़े हैं, लगभग 42 लाख केस उच्च हाईकोर्ट्स में है, लगभग 3 करोड़ केस लोअर कोर्ट में है। हमारे जैसे लोग और गरीब लोग इस देश में पिसते रहते हैं। हमने कहा है उसमें परिवर्तन करेंगे, लेकिन आज इस देश में शासन कैसा हो, जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने पहला दिन से कहना, राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में किया, और पिछला शासन दाहिने हाथ को नहीं पता था कि बाएं हाथ क्या कर रहा है और कैसे पावर डिस्टेंस कम किया जाए। इन्होंने पावर डिस्टेंस कम करने की बात कही है, और एक बड़ा पुराना उर्दू का शेर है, बशीर अहमद मयूक ने कहा था, और इस देश के लोगों के साथ ऐसा होता है जिससे शायद प्रधानमंत्री जी ने पकड़ लिया है। राजपथ पर जब कभी जयघोष होता है, राजपथ पर जब कभी जयघोष होता है, आदमी फुटपाथ का बेहोश होता है। यही शासन रहा है महोदय। हाँ, तो आप समझिए। और आज इस, और उसके साथ साथ एक और है जो आज की स्थिति में है, जिसके पीछे 3 शेर, अशोक स्तंभ सरकार और शासन, उसके सामने सब है ढेर। हम इसको दूर करना चाहते हैं, ऐसी परंपरा को तोड़ना चाहते हैं। हम महसूस कराना चाहते हैं इस देश की जनता और ब्यूरोक्रेसी। ये सब सांसद हैं, इस देश की परिभाषा महोदय बदल गई है। जिस आदमी को कानून बनाना है वो चापाकल गड़वाता है, रोड बनवाता है, और जिसको रोड बनवाना है वो हमें हमारा कानून बना के देता। हम इस परंपरा को खत्म करेंगे। ये कैसे चलेगा? 540-43 सांसद हैं, हम कितना, वो आते हैं 30 साल की नौकरी में, हम आते हैं, हमारी परीक्षा भी होगी 5 साल के बाद, देश के प्रधानमंत्री जी की परीक्षा होगी, राजनाथ सिंह जी की परीक्षा होगी, अडवाणी जी की होगी, रामविलास जी की होगी, उमा दी की होगी, डॉक्टर, सबकी परीक्षा 5 साल के बाद होगी। वो एक विभाग से दूसरे विभाग में। हमारी जिम्मेवारी है कि सदन में बैठ के कानून बनाए, कानून लागू हो, कानून पर नियंत्रण हो और वो काम करे। यहाँ परिभाषा बदल जाता है, हम सड़क बनाने निकल जाते हैं, हम रोड बनाते हैं, बिजली लगवाते हैं, तार खिंचवाते हैं। ये कब तक चलता रहेगा इस देश में? हमारा काम इस कानून को लागू करने का है, हमारा काम सड़क बनाना नहीं है। और महोदय, ये सबसे बड़ी चुनौती है। और इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के बारे में कहा गया है, लेकिन महोदय ये बात मुझे बताया जाए, इस देश में कभी, मुझे लगता है सदन के बहुत सदस्य नहीं जानते, जम्मू कश्मीर के लोग, मैं भी नहीं जानता था। जब मुझे वेंकैया नायडू ने उस कमेटी में मुझे अध्यक्ष बना के भेजा तो मुझे पता चला कि इस देश में ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी मतदाता हैं जम्मू कश्मीर में जो भारत में रहते हैं, भारत में जन्मे पले, लेकिन वो भारत के लोकसभा के चुनाव में वोट डाल सकते हैं, लेकिन असेंबली में उनको पिछले 55 वर्षों से वोट डालने का अधिकार नहीं है। ये कहां का देश है? ये कौन सा देश है? उनके बच्चे केंद्र की सरकार में भर्ती हो सकते हैं, उनके बच्चे राज्य सरकार में भर्ती नहीं हो सकते हैं। ये कौन सी सरकार है और कौन सा कानून है? और ये सच है। मैं आगे बढ़ूंगा तो फिर वो एक विवाद बढ़ेगा, मैं उस विषय को छोड़ना चाहता हूं, लेकिन जो हमारे वैली में सिख भी हैं और बाकी तमाम लोग हैं, ब्राह्मण्स हैं, जिन्हें वहां से निकाला गया, उनके बारे में सरकार ने चर्चा की है। और मुझे लगता है कि मुझे अपना भाषण छोटा करना पड़ेगा क्योंकि समय का अभाव है, लेकिन हमारे बीच में जो हमारा मंत्रिमंडल है, हमने आज उमा जी यहां बैठी हैं, ये तो आप सब नहीं जानते, उस संगठन में देश भर में गंगा की आरती उतार करके गंगा की स्वच्छता की लड़ाई कर रही हैं। देश के लोगों ने तय कर दिया, प्रधानमंत्री ने तय कर दिया कि देश में गंगा की स्वच्छता के लिए एक साध्वी को जिम्मा दिया है और हम सब मिलकर के इस देश में इस गंगा के प्रवाह को अविरल करेंगे, सुंदर बनाएंगे। महोदय, हम लोगों ने तय किया है। निर्मला यहां नहीं है, निर्मला जो आज कॉमर्स मिनिस्ट्री देख रही है, उनका डिसर्टेशन ही ईईसी इकोनॉमिक ट्रेड पर है, इंडो यूरोपियन ट्रेड पर। ऐसे तमाम लोग हैं, राजनाथ सिंह जी देखने में बहुत नरम, अंदर से मजबूत, जो कानून बना सकते हैं कि परीक्षा में चोरी नहीं होगी। हमारे साथ रामविलास जी, गरीबों की आवाज उठाने वाले, एक एक लाइन से, डॉक्टर जितेंद्र,
हमारे दुनिया के सबसे जाने माने डाइटिशियन, उसके बगल में सदानंद गौड़ा। आप एक लाइन से देखें, नरेंद्र सिंह तोमर, डॉक्टर हर्षवर्धन, एक डॉक्टर, उसके आगे अनंत कुमार, अनुभव, सिविल एविएशन, उसके बाद वेंकैया नायडू, सबके मेंटोर। कौन है नहीं यहाँ, किसके बारे में चर्चा करें? कलराज मिश्र, बाकी सब लोग और भी हमारे मंत्री हैं, राधा मोहन सिंह, हमारे मित्र बिहार के, कृषि मंत्रालय और सब। मेरी जिम्मा नायडू। हाँ महोदय, अंतिम मैं इससे ज्यादा बोल नहीं पाऊंगा, लेकिन अंतिम महोदय कुछ विषय मैं रखना चाहूंगा। आज ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे 30 मिनट का समय मिला था, उसमें 30 मिनट में मैंने 35 मिनट बोला है, क्योंकि 5 मिनट अंतिम रूप से मैं समाप्त करूंगा। आपको मेरा बात अच्छा नहीं लग रहा है? मैं ठीक है महोदय, मैं 25 वर्ष पहले बिहार में विधायक बना और वहां से चल के यहाँ आया। पिछले 10-15 वर्षों से मैं यहाँ लोकसभा राज्यसभा में रहा हूँ। मैं वहां जाता हूँ तो मुझे लगता है छपरा की जनता के बीच में कि मैं जहां से शुरू हुआ था मैं वहीं खड़ा हूँ। और कई बार मुझे लगता है कि मैं जहां से शुरू हुआ था, जिस उम्मीदों के साथ, जब हमारे दोस्त यूपीएससी IAS की तैयारी कर रहे थे, मैं गांव भटक रहा था, पंजाब विश्वविद्यालय की राजनीति से लौट करके राजनीति कर रहा, मुझे लगा कि मैं वहीं खड़ा हूं। और दिल्ली का चुनाव होता है, कोई भूली भटकी पार्टी सदन में आ जाती है और सरकार बना लेती है, और तब मुझे लगा कि आखिर में ये फिलॉसफी क्या है? इनकी फिलॉसफी ये नहीं है कि गवर्नेंस, करप्शन, अरे नहीं, आपको तो कुछ कहा ही नहीं। हमने तो आपको कुछ कहा ही नहीं। हमने तो आपका नाम भी नहीं लिया। हमने आपका नाम भी नहीं लिया, पता नहीं आपको ऐसा क्यों लगा। और महोदय, इस संविधान के बारे में मैं अंतिम रूप से समाप्त करने का मैं महोदय ये जो सरकार अरे ऐसा नहीं करते प्लीज महोदया। ये आखिर में ये क्यों है? लोगों को भ्रष्टाचार नहीं, इनका मैनिफेस्टो करप्शन नहीं, इनका लोगों के प्रति, इस देश में नेताओं के प्रति जो नफरत था वो उभर के आया। लेकिन वो खुद बाद में नेता हो गए, इसलिए लोगों ने उनको भी रिजेक्ट कर दिया। ऐसा हुआ महोदय। इस देश में संविधान जो हमारे लिए बहुत आवश्यक है, इस देश में संविधान का हमने क्या किया है? इस देश के संविधान को 120 बार महोदय, जो सैक्रोसैंट है, जिसके बारे में हम चर्चा नहीं कर सकते, 120 बार हमने उस संविधान को अमेंडमेंट के लिए सदन में लाया है, और लगभग 95 बार इस संविधान को हम लोगों ने अमेंड कर दिया है महोदय। और इस देश में कैसा हम लोगों ने बना लिया अपने आप को, नेताओं के प्रति जो क्षमता है। आज इस देश के आप छोड़ दीजिए, देश के प्रधानमंत्री को भी, देश के मंत्रियों को भी देना पड़ता है चुनाव लड़ने से पहले कि मैं चोर नहीं हूं, मैं अपराधी नहीं हूं, मेरे पास धन इतना अधिक नहीं है। हमें एफिडेविट देना पड़ता है, जिसे देश चलाना है उसे देना पड़ता है कि मैं चोर नहीं, मैं डकैत नहीं। ये दूसरी बात है महोदय। मैं जानता हूं ऐसी भी स्थिति है इस देश में, एक विधानसभा में एक व्यक्ति निर्दलीय विधायक बनता है, उसकी कोई पार्टी नहीं है, उसका कोई मैनिफेस्टो नहीं है, उसके आगे पीछे कोई नहीं है, और वो उस राज्य का 2.5 वर्षों तक मुख्यमंत्री बना रहता है। ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र की कामयाबी है। और महोदय, एक और राज्य है महोदय, एक और राज्य है जहां लोग जेल कुर्सी छोड़ के जाते रहते हैं, सदन से बाहर हो जाते हैं, अपनी पत्नी को लड़वा देते हैं, वहां से चुनाव हो जाता है, कभी मुख्यमंत्री का छोड़ करके जेल चले जाते हैं। वो राज्य भी ऐसा है, लोकतंत्र कामयाब है महोदय। ऐसी स्थिति में आज हमने ये लोकतंत्र पर कई सवाल खड़े हो गए थे। आज इस देश में लोगों ने इस लोकतंत्र पर सवाल खड़ा किए। और महोदय, अब मैं समाप्त करूंगा, क्योंकि बहुत सच्ची बातें लोगों को पसंद नहीं आती हैं, बहुत खराब लगता है। और उसके बाद जिन्हें जेल के पीछे होना चाहिए, कटघरे में होना चाहिए, वो सीना चौड़ा करके इस देश में प्रचार करते हैं। कामयाब लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र को हम स्वीकार कर रहे हैं महोदय। ये परिवर्तन करना, लोग अच्छे लोगों को राजनीति में ढूंढना चाह रहे हैं, लोग वैसे लोग। और अंतिम रूप से जाने से पहले एक बार
आपको लगता होगा कि आपके इस शोर शराबे से हम उन्होंने किसी का घबरा नाम नहीं जाएंगे। लिया है। आपको लगता होगा कि जो हमारा इनॉग्रल स्पीच है इससे हम घबरा जाएंगे। आपको हमने सभी आंकड़े बता दिए, लेकिन एक बार और अंतिम रूप से कहना चाहेंगे, आज हमारे गोपीनाथ मुंडे यहाँ नहीं है, उनकी दुर्घटना से मौत हो गई, लेकिन हमारे बहुत सारे साथी हैं जो सदन के बाहर है, जो यहाँ नहीं आ पाए, और जो सदन के भीतर है, और देश भर के विधायक और हमारे पप्पू भाई प्लीज प्लीज रूडी जी, रूडी जी साइलेंस प्लीज। यस रूडी जी, मैं समाप्त करूंगा लास्ट। रूडी जी आप बस आप समाप्त कीजिए। रूडी जी कहाँ नाम किसी का पकड़े हैं? स्वीकार है, स्वीकार रूडी है। जी, मैंने नाम किसी का रूडी नहीं। जी मिस्टर रूडी, महोदया मिस्टर अंतिम। रूडी जी प्लीज महोदया। रूडी जी आपको मुझे संबोधित करना है, यहाँ पर इधर उधर की बातों का जवाब नहीं देना है। प्लीज बैठिए। राजीव जी, राजीव जी, महोदया मैं राजीव जी, चलिए मैं उसे वापस लेता हूँ। पप्पू यादव जी प्लीज। आपके संदर्भ में नहीं था, मैं उसे वापस लेता हूँ। He has not taken any name. Yes, you go ahead. महोदया मैं वापस लेता हूँ। उन्होंने नाम नहीं लिया है, प्लीज उन्होंने किसी का नाम। अंतिम No, you please. महोदया अंतिम। Nothing is there, nothing is. मैं देख लूंगी। And with these words, madam, प्लीज प्लीज चलिए उसको बाहर कर दीजिए, मैम बाहर कर दीजिए, प्लीज मैं देखूंगी। बाहर कर दीजिए। नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। केवल रूडी जी के पास जा। ओके मैम, थैंक यू मैम। कोई नहीं जाना, आप प्लीज गो टू योर सीट प्लीज। आई विल सी टू इट, यू गो टू प्लीज प्लीज प्लीज। बस क्लास महोदय सबको लगता होगा कि हम जाने के लिए आए हैं। मैं अंतिम रूप से कहना अरे आप लोग चाहूंगा एक छोटे से वाक्य से। आप लोग क्यों खड़े हैं प्लीज? महोदया हर हाल सूरत में ये तावो तवा रखते हैं, हर हाल सूरत में ये तावो तवा रखते हैं, उम्र जो भी हो खून जमा रखते हैं। इस दौर के अंगद है नरेंद्र मोदी, हिलता ही नहीं पांव जहां रखते हैं, और हम यहां रहने के लिए आए हैं, जाने के लिए नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। रूडी जी एक मिनट, रूडी जी धन्यवाद। Formally, sir, I move the motion that an address presented by the President, that the members of the Lok Sabha assembled in the session are deeply grateful to the President of the address, which has been pleased to deliver to both houses of Parliament assembled together on June 9. Yes. I move this motion along with my speech for consideration of the House. Thank you. धन्यवाद। Now रामविलास पासवान जी, आप